हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क क्लासेस 12 में। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और अध्याय 1 का आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 1.3। ठीक है, अभी तक हमने उदाहरण नंबर 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा क्या उदाहरण नंबर 1.3 को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, लेकिन इस उदाहरण नंबर 1.3 को हम 2 पार्ट में करेंगे और जिसका पार्ट 1 आज रहेगा और पार्ट 2 अगले वीडियो में आपको मिलेगा। पार्ट 1 इस वीडियो में मिलेगा क्योंकि जो 1.3 ये प्रश्न है उदाहरण नंबर 1.3 ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पार्ट 1 और पार्ट बी में बना के करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न को मैंने बोर्ड पर इसलिए लिखा है क्योंकि जो 1.3 प्रश्न है ये थोड़ा सा बहुत लॉन्ग प्रश्न है, बहुत बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा और अगर मैं इतना लिखना चाहूँगा तो पूरा मेरा व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बस मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ और आप लोग अपने पास बुक रख के पढ़िएगा तो किताब से आपको दिखता भी रहेगा बुक से। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रश्न ऐसा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल के लिए, मतलब दो विद्युत आवेश हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्थिर विद्युत के लिए कूलाम बल, ठीक है, और दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, है ना, दोनों में ही बल आवेशों अवलिक द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रश्न कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, अगर हम देखें दो बिंदु आवेश ले और दो बिंदु द्रव्यमान लें, ठीक है, तो जब इन पर हम बल देखते हैं स्थिर बल और कूलाम बल, तो इनका जो बल होता है तो दोनों के बल में दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, दोनों के बल में, तो हमें ए नंबर कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करने की या परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना कीजिए। मतलब हमें अगर दो बिंदु आवेश रखे हैं, ठीक है, तो उन पर जो स्थिर विद्युत बल लगेगा वो कितना होगा और जो बिंदु आवेश रखे या जो बिंदु द्रव्यमान रखे हैं उन पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो कितना होगा। ठीक है, इन दोनों बलों का हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके लिए दो प्रश्न है प्रबलताओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए। पहला प्रश्न ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए, है ना, जो बिंदु आवेश है वो कैसा हो, एक इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा प्रोटॉन हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए हमें काम करना है। और दूसरे प्रश्न में इसी ए नंबर का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के लिए, है ना, पहले प्रश्न में हमें क्या करना है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन लेना है और दूसरे प्रश्न में क्या करना है, ए नंबर का दूसरा प्रश्न में हमें क्या करना है, दो प्रोटॉनों के बीच, पहले प्रश्न में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युत बल से हमें क्या करना है, कूलाम बल लगाकर स्थिर विद्युत बल निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए न्यूटन के बल का उपयोग करके हमें गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। फिर दोनों के क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। क्लियर है? फिर आगे कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के लिए, अब हमने पहले प्रश्न में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए निकालेंगे, फिर दूसरे प्रश्न में दो केवल दो प्रोटॉन के लिए बस निकाल लेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, ठीक है, लगने वाला जो बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर बी में, ये तो ए के दो प्रश्न हो गए, फर्स्ट और सेकंड। अब बी में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण अवकलित कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी एक एंगस्ट्रॉन है ना। ये बी वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का बी पार्ट है, बी पार्ट को हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हमारा केवल इस वीडियो में हम ए पार्ट को ही करेंगे, ए नंबर वाले क्वेश्चन को ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज दी हुई है कि इनके बीच की दूरी एक एंगस्ट्रॉन है, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 केजी और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9.1 के गुणे 10⁻⁻31 केजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से सुनिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल और कूलाम बल हम निकालते हैं। ठीक है, स्थिर विद्युत बल में हम क्या करते हैं, कूलाम का नियम निकालते हैं और गुरुत्वाकर्षण में हम न्यूटन के बल का नियम उपयोग करके निकालते हैं। तो हमें ये कह रहा है कि जो बिंदु आवेश है तो वो दोनों क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन हो जाए एक प्रोटॉन हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए स्थिर विद्युत बल निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। फिर इन दोनों बलों का क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है। फिर ए नंबर के दूसरे, ये फर्स्ट वाले की बात होगी। ए नंबर के दूसरे वाले में हमें क्या करना है कि हमें दो प्रोटॉन ही लेने हैं, दोनों प्रोटॉन लेने हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लिया ना, तो अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ना लेके दोनों जगह प्रोटॉन प्रोटॉन यूज करना है, तब उसके लिए निकालना है। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं कुछ चीज कि जैसे दिया हुआ है हमें, कि दिया है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में और इसको हम एम पी से दर्शाएंगे, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इसको बोलते हैं। ये है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 केजी। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है एम ई से दर्शाते हैं, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम ई बराबर होता है 9.1 गुणे 10⁻⁻31 केजी। ठीक है, और यहाँ पे इनके बीच की दूरी,
मतलब जो रखे हुए हैं इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी r बराबर कितना है, 1 एंगस्ट्रॉन है, मतलब 1 10 की घात -10 मीटर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ चीज़ और लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया? जानते ये हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को QE से दिखाएंगे, तो QE बराबर कितना था, -1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है। और एक प्रोटॉन, P मतलब इलेक्ट्रॉन, P मतलब प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये होता कितना है, QP से दिखाएंगे, और ये भी उतना ही होता है, लेकिन ये किसमें होता है, पॉजिटिव होता है। जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाला आवेश नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए नंबर, और ए नंबर प्रश्न का पहला पार्ट कर रहे हैं, और पहले पार्ट में हमें ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए हमें क्या करना है, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल फाइंड करना है। स्थिर विद्युत बल के लिए कूलॉम बल लगाना है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन बल लगाना है। ठीक है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए, एक प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल और, अच्छा, स्थिर विद्युत बल को हम Fe से दिखाएंगे, Fe, और गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल को हम Fg से दिखाएंगे का अनुपात। ठीक है, अभी हम इसके लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए स्थिर विद्युत बल Fe और गुरुत्वाकर्षण बल Fg के अनुपात की बात कर रहे हैं। मतलब हमें निकालना क्या है, Fe अनुपात Fg, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, स्थिर विद्युत बल, तो कूलाम कूलाम के नियम से स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, और स्थिर विद्युत बल को हम किससे दिखाएंगे, Fe से। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा, कि हमारे पास एक बिंदु आवेश यहाँ पे है और एक बिंदु आवेश यहाँ पे है। ये पहला बिंदु आवेश है जिसको हमने नाम दिया Q1, ये दूसरा बिंदु आवेश है जिसको हमने नाम दिया Q2, और इनके जो बीच की दूरी है वो दूरी r है। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि ऐसा है हमारे पास, जो Q1 है ये कितना, ये क्या है, QP का आवेश या QE का आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और जो Q2 है इसको मान लेते हैं प्रोटॉन का आवेश है, तो QP है। ठीक है, ठीक है क्या, अब देखो कूलाम स्थिर विद्युत बल होता क्या है, कूलाम के नियम से, कि अगर दो आवेश रखे हैं तो दोनों आवेशों का गुणनफल के समानुपाती होता है लगने वाला बल। तो दोनों आवेशों के बल लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और जो इनके बीच की दूरी है Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, देखो पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, तो दोनों के बीच लगने वाला, अब आकर्षण भी लग सकता है प्रतिकर्षण बल लग सकता है, आगे देखेंगे कैसे लगेगा। ठीक है, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, समानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है Q1, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है। ये Q2 क्या है, प्रोटॉन का आवेश है, और प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। इसका मतलब इसमें नेगेटिव आवेश होगा, इसमें पॉजिटिव आवेश होगा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब विपरीत आवेश मिल गए, विपरीत आवेश में किस प्रकृति का बल लगता है, आकर्षण के प्रतिकर्षण, तो जब विपरीत आवेश होते हैं तो वहां पर आकर्षण बल लगता है। ठीक है, और अगर समान आवेश मिल गए, सजातीय आवेश मिल गए, तो वहां पे कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इनके कारण इनके मध्य जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा, आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। ठीक है, तो जब यहाँ से हम इसको फाइंड करते हैं तो क्या बन जाता है, F समानुपाती Q1 Q2 बाई R, इसको जब इसको मिक्स करके लिखते हैं, फिर यहाँ पे जब इसको हटाते हैं तो क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन करके एक नियतांक आता है, पहले तो K आता है, K की जगह फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख लेते हैं, फिर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिख लेते हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक मान होता है, कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 की घात 9। इसका मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 9, तो F बराबर कितना बन जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। तो चलिए इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं कि F बराबर कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 कितना है, QE है, Q2 क्या है, QP है, बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर आ गया फर्स्ट। इसी तरह अभी तो ये हमने किसके लिए बात की, ये हमने बात की स्थिर विद्युत बल के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल से, सॉरी कूलॉम के बल से हमने स्थिर विद्युत बल की बात की। अब हम बात करेंगे न्यूटन के नियम से, न्यूटन के नियम से गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल को हम एफ से दिखाएंगे। देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अगर मान लो एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी r है, तो जो ये पिंड है, इस पिंड का कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, मास होगा, इसका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो इसको हम मान लेते हैं क्या है, इसका द्रव्यमान m1 है, m2 है, और इस वाले का क्या है, m1 है। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो अगर इसको मान ले ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है me, और ये किसका द्रव्यमान है, m2, मान लेते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो क्या हो जाएगा, mp लिख लेंगे इसको ऐसा लिखते हैं थोड़ा सा, mp, ये किसका है, m2 का द्रव्यमान है। ठीक है, m1 का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के बराबर, m2 का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो अब अगर गुरुत्वाकर्षण बल की हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जो यहाँ पे बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण प्रकृति का बल लगता है और स्थिर विद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए पिंड, ये पहला पिंड है, ये दूसरा पिंड है, पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, तो लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी की क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दूरी कितनी है दोनों के बीच की, r है, तो r का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे r है, यहाँ पे भी r है, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न है वो दोनों के लिए दूरी सेम है ना, स्थिर विद्युत बल निकालेंगे तो भी दूरी वही रखनी है, और गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे तो भी दूरी हमें सेम ही रखनी है। तो अब बताओ जब इसको मिक्स करके हम लिखते हैं तो क्या बन जाता है, m1 m2 f समानुपाती m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, जब समानुपाती हटाते हैं तो क्या आता है, एक g आता है नियतांक करके, जिसको हम कहते हैं सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक, कैपिटल G। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, f बराबर, अच्छा g की वैल्यू भी होती है, कितनी होती है, 6.67 गुणे 10 की घात माइनस का 11 m1 m2 बाई r स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसी को हम यूज करते हैं यहाँ पे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि कैपिटल F बराबर कैपिटल G m1 m2। अब ये जो G है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल को रिप्रेजेंट कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण को, है ना, और F मतलब बल, तो कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब कैपिटल G का मान मैंने बता ही दिया, कैपिटल G का मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 की घात माइनस का 11 गुणे m1 की जगह पे m1 किसका द्रव्यमान है, me का द्रव्यमान है, तो me आ जाएगा, m2 किसका है, तो mp का द्रव्यमान है, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, बटे में r स्क्वायर, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतने तक आया समझ में, इतने तक आया समझ में। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो काम करो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बातें करते हैं, अभी तो बहुत खेलना है इसमें, है ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है। चलिए ले लिए, ठीक है, तो चलिए अभी हमें एफ ई और एफ जी मिल गया, एफ ई और एफ जी मिल गया, मतलब स्थिर विद्युत बल इतना है, गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। अब इन दोनों का क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है, बस क्या कर लेना है, अनुपात निकाल लेना है। तो चलिए अनुपात निकाल, इसको हटा देते हैं। ठीक है, बस आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसकी भी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण समीकरण एक को समीकरण 2 से डिवाइड कर दे, भाग दे दे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एफ ई अपान एफ जी, मतलब स्थिर विद्युत बल बटा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, बराबर, ये कितना है, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू ई, क्यू ई मतलब आवेश, और किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश इधर लिखा था, याद करिए कितना लिखा था, माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। ठीक है, क्यूपी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, बस अंतर क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, आर को हम सेम रखते हैं, आर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, एफ जी कितना है, 6.67 गुणे 10 की घात माइनस का 11 गुणे m1 की वैल्यू रख लें, me की, me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस का 31 kg गुणे mp, mp मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 27 kg होता है। क्लियर है, और इस पूरे के बटे में क्या जाएगा, इस पूरे के बटे में आएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
तो अब हमारे पास क्या बचेगा? बचेगा Fe/Fg बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। अब गुणा करते हैं, ये माइनस में, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं, माइनस चिन्ह, क्योंकि एक यहाँ पे माइनस चिन्ह है, इस वाले में पॉजिटिव चिन्ह है, ठीक है? तो माइनस चिन्ह, चिन्ह आकर्षण, आकर्षण प्रकृति, ऐसा लिखते हैं, माइनस चिन्ह आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य, मध्य लगने वाले आकर्षण, आकर्षण बल को बता रहा है, बता रहा है। ठीक है, तो माइनस चिन्ह क्या कर रहा है? आवेशों के मध्य लगने वाला जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और प्रोटॉन पर आवेश है, इनके मध्य जो बल लग रहा है वो कैसा बल लग रहा है? आकर्षण प्रकृति का बल लग रहा है। ठीक है, तो अब चाहे तो आप माइनस का चिन्ह हटा भी सकते हैं, तो अब ये कितना हो जाएगा? 1.6 गुणे 1.6, और 1.6 मतलब 16। ठीक है, अगर 1.6 गुणे 1.6 है, इसका मतलब अगर इसको हम 16 मान लें, इसको भी 16 मान लें, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, और 256 में एक और एक दशमलव कितने के बाद लगाना है? 2 अंक बाद, तो कितना आ गया? 256। ये हो गया 256 गुणे, अब ये 10 की घात 19 है, ये भी 10 की घात कितना है? 19 है। जब आधार समान हो और घातों का चिन्ह भी समान हो तो वो जुड़ जाते हैं। ये भी 19 है, ये भी 19 है, लेकिन माइनस में है तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इतना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये 6 दशमलव, दशमलव के बाद 6 7 है, 2 अंक है, तो इसको हम दशमलव के बाद 1 अंक लिखते हैं, और 1 अंक लिखने के लिए दूसरा अंक देखेंगे 5 से बड़ा है कि छोटा, तो 5 से क्या है? बड़ा है, तो पहले वाले अंक हम 1 क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे, तो 6 की जगह पे क्या लिख लेंगे? 7, तो 6 7 हो गया गुणे, यहाँ पे कितना है? 9.1 हो गया गुणे, यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे? दशमलव के बाद 2 अंक है, और 2 अंक को छोड़ के हमें 1 अंक तक रखना है, तो दूसरा अंक देखेंगे 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो 5 से क्या है? ज़्यादा है, तो इसको 1 क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 1.7 गुणे, अब 10 की घात -11, 10 की घात -31, 10 की घात -27, अब इन सबको जोड़ लेते हैं, तो 7 1 8, 8 1 9, तो 10, पहले तो इसको लिख लेते हैं, 7 1 8, 8 1 9, 9 हो गया। अब आगे जोड़ते हैं, 2 3 2 5 1 6, 69 आ गया। ये सभी माइनस में है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए अब आगे काम करते हैं। अब क्या आ जाएगा? Fe/Fg। ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? मॉड निकाल रहे हैं, और जब मॉड निकालते हैं तो क्या आ जाता है? कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे माइनस का चिन्ह था ना, तो जब मॉड निकालेंगे तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 गुणे 10 की घात 9 है, और 2.56 गुणे, अच्छा इसको भी हम क्या कर लेते हैं? दशमलव के बाद 1 अंक रख लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं। तो 9 गुणे, इसको पहले लिख लेते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 अंक अगर बढ़ाना हो तो 5 से ये बड़ा है, तो इसको क्या कर लेंगे? 1 बढ़ा लेंगे, तो 2.6 हो गया गुणे, 10 की घात -38 है, ये 10 की घात +9 है, तो 38 में से 9 घटाएंगे, तो जब 38 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 29 बचेगा, माइनस का 29। ठीक है, अब ये -69 बटे में है, और ये आएगा तो प्लस का 69 हो जाएगा। बटे में क्या बचा? 6.7, तो पहले इसका गुणा कर लेते हैं 9.1 से, गुणा करिए तो 7 1 कम 7, 6 1 कम 6, और 9 सत्ते 63 की 3 हासिल आ गया 6, और 9 छक्का 54, 54 6 60, जोड़ लीजिए तो 7 6 3 9 0 6, दशमलव कितने के बाद? 2 अंक बाद, 2 अंक बाद रख लिए तो कितना आ गया? 60.97। ठीक है, ये हो जाएगा 60.97। अच्छा एक काम करें, यहाँ पे देखिए 60.97 लिखा हुआ है, दशमलव के बाद अगर 1 अंक रखना चाहें तो हम ये वाला अंक रखेंगे 5 से बड़ा है कि छोटा, तो क्या है? 5 से बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे? 1 बढ़ाएंगे, जब इसको बढ़ाएंगे तो 9 है, तो 9 की जगह पे क्या हो जाएगा? 10, तो 10 की यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, और ये एक हासिल यहाँ चली जाएगी, तो 61 बन जाएगा, सीधा सीधा इसको क्या लिख सकते हैं? 61 लिख सकते हैं, है ना? तो 61 ही लिख लेते हैं, तो 61 गुणे 1.7 गुण, अब ये तो ऊपर ही चला गया, है ना? अब इतना ही बचा, 61 गुणे 1.7। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं, ये क्या हो जाएगा? Fe/Fg बराबर, इसका गुणा कर लें तो 9 छक्का 54 की 4 हो गया, हासिल कितना आ गया? 5। ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 5 23 गुणे, अब ये 69 प्लस में है और 29 माइनस में है, जब आधार समान है, आधार समान रहता है, अगर घातों का चिन्ह समान है तब तो वो जुड़ेगा, और घातों का चिन्ह विपरीत है तो घट जाता है, तो 69 में 29 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 40, तो 10 की घात कितना आ गया? 40 आ गया, बटे में। अब 61 में किसका गुणा करना है? 61 में गुणा करना है 1.7 का, 1 सत्ते 7, और जब 7 का 6 से करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, एक एक कम 1, एक छक्के 6 हो गया, तो 7 2 1 3 हो गया, 6 4 10 हो गया, दशमलव कितने के बाद? 1 अंक बाद, तो 103 आ गया। ठीक है, तो 103, अब यहाँ पे चलिए 103 लिख लेते हैं, 103.7। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए ये क्या आ गया? Fe/Fg, क्लियर है इतना? अब ये क्या है कि इसको हम 23.4 गुणे 10 की घात 40 लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 की घात 39, क्योंकि जब आधार समान रहेगा घातें जुड़ जाएगी, तो 39 यहाँ पे है, एक यहाँ पे हमने कर दिया, 39 से क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है,
और बटे में कितना आ गया 103.7 और जब इसका गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा एफ ई अपान एफ जी, एफ ई अपान एफ जी बराबर, और जब इसका इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 234 गुणे 10 की घात 39 और बटे में 103.7। अब अगर यहाँ से हमें पॉइंट हटाना हो तो अंश और हर में हम क्या कर देंगे 10 का गुणा कर देंगे, और जब अंश और हर में हम 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ऐसा लिखते हैं। अंश में हमने क्या किया 10 का गुणा किया तो यहाँ से पॉइंट क्या हो गया हट गया, और यहाँ पे ये ऐसा आ गया 10 की घात 39 से पहले से है। जब इसका गुणा होगा तो ये कितना बन जाएगा 200, अच्छा ऐसा बनेगा 2340 गुणे 10 की घात 39 और बटे में 1037। अब 1037 से भाग देना है, चलिए भाग दे लेते हैं। 1037 से भाग देना है 2340 को, ठीक है। ये 10 आया कहाँ से, यहाँ पे पॉइंट में था, ठीक है। पॉइंट के बाद एक अंक था, हमने अंश और हर में 10 का गुणा किया, जब 10 का गुणा किया तो हर से क्या हो गया पॉइंट हट गया और अंश में 10 दिख रहा है आपको, और जब इसका इससे गुणा हो गया तो कितना हो गया 2340 हो गया। अब इसको भाग देते हैं तो 2 बार भाग चला जाएगा लगभग, तो 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1 2 3 6 1 7 हो गया, और 2 का 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ गया, यहाँ पे बचा कितना 3, और 3 को क्या मान लेंगे 13, 13 में से आ जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 2, ठीक है। तो ये आ गया, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 लगा लेंगे, अब कितनी बार चला जाएगा लगभग 2 3, अगर 3 एक कम 3 तो 3 बार जाएगा क्या, देखते हैं। 3 बार तो ऐसे जाएगा नहीं, 2 बार ही जाएगा, तो जब 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 2074, और घटाएंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, जहाँ पे बचा 13, 13 में से 7 घटाएंगे तो 13 में से 7 है, अच्छा 1 मिनट, हाँ 13 में से 7 घटाए तो यहाँ पे बचा कितना, अब यहाँ पे बचा 5 तो ये होगा 15, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा कितना 5, ये हो गया, ये कट गया और ये 0 आ गया। अब कितनी बार जाएगा लगभग 5 बार, तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 की 5 हाँ साई 3, फिर 5 तिहाई 15, 15 3 18 की 8 हासिल आ गया 1, फिर 5 का 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 एक कम 5 और घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 6, मतलब 5 बचा, और 17 हो गया, 15 हो गया, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 6 और ये 0 हो गया। अब ये 0 आ गया, अभी कितनी बार जाएगा लगभग 6 बार चला जाएगा, जब 6 बार चला जाएगा तो ये 5 से 1 बड़ा है, और 5 से 1 बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2.35 हो गया, सॉरी 6 हो गया, ये भी 1 बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 2.3 आ जाएगा गुणे 10 की घात 39 हो जाएगा, 2.3 गुणे 10 की घात 39 लगभग, है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ पे मॉड निकाल रहे हैं, है ना। तो एफ ई अपॉन एफ जी का मोड कितना आ जाएगा, इसका मोड आएगा 2.3 गुणे 10 की घात 39 लगभग में, ठीक है। अब पॉइंट के बाद थोड़ा सा अगर आप बुक में देखोगे तो पॉइंट के बाद 2.4 लिखा हुआ है, लेकिन 2.3 आ रहा है तो अप्रॉक्स ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग मतलब दो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात होगा वो अनुपात कितना होगा, तो 2.3 गुणे 10 की घात 39 लगभग में, है ना। तो आपके बुक में 2.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2.4 इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 अंक था, दशमलव के बाद हमने 1 अंक बनाया, फिर इधर 2 अंक था 1 अंक बनाया, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 अंक था तो इसको भी हमने क्या किया, दशमलव के बाद 1 अंक बनाया। तो ऐसे करके जब हमने किया है थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद 1-2 अंक आगे पीछे हो सकता है, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बाकी और सब सेम ही आ रहा है, पॉइंट के पहले सेम आ रहा है, पॉइंट के और घात भी सेम आ रही है, उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न पहले का पहला आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप अतः लिखना चाहते हैं तो अतः लिख सकते हैं, हमने पहले ही लिखा दिया था, ठीक है। और अतः में क्या लिखना है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होगा, 2.3 गुणे 10 की घात -39 लगभग, ठीक है। ये आंसर कर देना है आपको बस, क्लियर है। तो अतः आप लिख लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख लेंगे। लिखना क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ से। अब हम ए नंबर के दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न की फिर बात करते हैं, ए नंबर के ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है, गुड। तो अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, है ना, ए नंबर के दूसरे वाले प्रश्न की। और ए नंबर में दूसरे वाले प्रश्न के लिए हमें ये कह रहा है कि आपको दोनों प्रोटॉन ही लेने हैं, क्या करना है, दोनों प्रोटॉन लेने हैं। तो हम ए नंबर के लिए भी क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 तो पहले से बना रखे हैं, बस वहीं पे हम चीज़ों को थोड़ा-सा बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे कि अब हम कर रहे हैं ए नंबर का दूसरा प्रश्न कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। ए नंबर का दूसरा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, और ए नंबर के दूसरे प्रश्न में प्रश्न ये है कि 2 प्रोटॉनों के लिए स्थिर विद्युत बल और आकर्षण बल हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रोटॉनों के लिए, 2 प्रोटॉनों के लिए, वहाँ पे 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमने निकाला है। अब हम बात कर रहे हैं 2 प्रोटॉनों के लिए स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, और स्थिर विद्युत बल क्या है, एफ ही है, तथा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल एफ सी का अनुपात,
ठीक है। स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात किसके लिए? दो प्रोटॉनों के लिए, है ना। मतलब Fe अपान Fg निकालना है, किसके लिए? दो प्रोटॉनों के लिए निकालना है। चलिए, हमारे पास समीकरण 1 और 2 पहले से हम बना रखे हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 ऐसा था कि Fe बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, Fe आ गया। अभी हमें क्या लिखना है? Fg लिखना है। और Fg कितना था? 6.67 गुणे 10 की घात माइनस का 11 गुणे M1 M2 बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ई के समीकरण 1 में एफ ई आप निकालो। जब हमने ए नंबर का पहला प्रश्न जब किया था, वहां पे एफ ई बराबर लिखा था 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर पहले में, समीकरण नंबर पहले में। फिर एफ जी बराबर आया था 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11 M1 M2 बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। तो बचा क्या हमारे पास? बचा ये है कि एफ ई अपान एफ जी। ठीक है, इसका भी हमें क्या करना है? मॉड निकालना है, परिमाण निकालना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, अब यहाँ पे Q1 Q2 आ रहा है, Q1 Q2 बटे 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11 M1 M2। अच्छा, यहाँ पे हमको एक चीज लिखना पड़ेगा, जहाँ Q1 बराबर Q2 बराबर QP। अब जो Q1 है आवेश और जो Q2 आवेश है, दोनों आवेशों पर कितना आवेश है? प्रोटॉन के आवेश के बराबर। जैसे मान लेते हैं कि ये पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो इस पर भी आवेश कितना है? प्रोटॉन के आवेश के बराबर। इस पर भी आवेश कितना है? प्रोटॉन के आवेश के बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों हम किसके लिए? दोनों तो प्रोटॉन के लिए है ना, है ना। दो प्रोटॉन के लिए हम बात कर रहे हैं। पहले क्या था? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए था, तो Q1 इलेक्ट्रॉन हो गया था, Q2 प्रोटॉन हो गया था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? Q1 और Q2 ये दोनों क्या है? प्रोटॉन के आवेश है। ठीक है, इसलिए Q1 Q2 क्या हो जाएगा? QP हो जाएगा। तथा तथा M1 M2 बराबर MP। मतलब M1 और M2 दो प्रोटॉनों के लिए है, तो M1 पे भी जो द्रव्यमान होगा वो किसका होगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा। M2 पर भी जो द्रव्यमान होगा किसका होगा? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो चलिए लिखते हैं कि मॉड ऑफ Fe अपॉन Fg बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, ये तो है पहले से। Q1 की जगह हमें क्या रखना है? QP रखना है, गुणे Q2 की जगह पे क्या रखना है? QP रखना है, बटे में। अब यहाँ पे समान आवेश है, और समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इनके मतलब जो लगेगा बल वो कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटॉन के लिए बात कर रहे हैं, और प्रोटॉन प्रोटॉन क्या है? समान आवेश है। पहले प्रोटॉन पहले आवेश पर भी पॉजिटिव चार्ज, दूसरे आवेश पर भी पॉजिटिव चार्ज। जब समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अगर पूछा जाए कि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल किस प्रकृति का होगा, तो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। या दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल किस प्रकृति का होगा, तो वो भी क्या होगा? प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच पूछा जाए तो कैसा होगा? आकर्षण प्रकृति का होगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि 6.67 गुणे 10 की घात माइनस का 11 गुणे M1 की जगह पे MP गुणे M2 की जगह पे भी MP। मतलब किसका द्रव्यमान? प्रोटॉन का द्रव्यमान। चलिए आगे करते हैं। ये हो गया 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे QP, मतलब प्रोटॉन पर द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे QP, ये भी उतना ही है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। ठीक है, गुणे के बटे में। अच्छा, एक काम करते हैं, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक तक रखते हैं। जब 1 अंक तक रखेंगे तो ये कितना है? दो दूसरा अंक देखेंगे 5 से बड़ा है कि छोटा? तो 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या कर लेंगे? 1 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6.6 की जगह क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, केवल अंक छोड़ देंगे। गुणे 10 की घात माइनस का 11 आ गया, गुणे अब MP कितना होता है? तो 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 27 गुणे 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 27। ठीक है, अब ये आ जाएगा कि 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 और 1.6 का पहले गुणा कर लें। अच्छा, इसको हटा देते हैं, 10 की घात 9 को नहीं लिखते, गुणा कर लेंगे। अब 10 की घात ये 1.6 और 1.6। ठीक है, तो 1.6 मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम पॉइंट को हटा दें दोनों से, क्या बन जाएगा? 16। मतलब 16 गुणे 16, और 16 गुणे 16 कितना आ जाता है? 256। 256, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद है? तो एक और एक एक दो है, दो अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, गुणे अब यहाँ पे देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये प्लस में है, तो ये लिखते हैं 10 की घात 9 गुणे ये 10 की घात माइनस में है, 10 की घात माइनस में है। और जब क्योंकि आधार समान रहते तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। जब चिन्ह समान हो, जब चिन्ह विपरीत है तो अलग घट जाती हैं। तो इसमें भी माइनस, इसमें माइनस है, तो चिन्ह समान है, क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 19 में 19 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 19 19 जुड़ेगा तो 38 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी माइनस, से भी माइनस है, तो चिन्ह का आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। अब इस पूरे के बटे में इसको हम लिख लेंगे 6.7 गुणे 10 की घात माइनस का 11
ठीक है। और यहाँ पे इसको सरल करते हैं हम, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको हम 1 अंक बनाते हैं। 1 अंक बनाने के लिए देखेंगे अगला वाला अंक क्या है, 5 से बड़ा है कि छोटा, तो ये क्या है 5 से बड़ा है तो इसको हम 1 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 की जगह पे 7 हो जाएगा। गुणे इसको भी ऐसे ही करते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी 1.67 होगा, गुणे 10 की घात माइनस का 27। तो अब जब इसको भी देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 अंक हमें बनाना है तो 1 दशमलव, दूसरा वाला अंक है 5 से बड़ा है तो इसको हम 1 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 7, गुणे 10 की घात, देखिए यहाँ पे भी 27 है, यहाँ पे भी 27 है। जब आधार समान रहता है, घातों का चिन्ह भी समान रहता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 27 में 27 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 27 दूनी 54 हो जाएगा, तो -54 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे ये क्या है, एफ ई अपान एफ जी का अनुपात है, मतलब स्थिर विद्युत बल और पृथ्वी बल का अनुपात है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 गुणे, इसको हम क्या करें, दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक बनाते हैं, और 1 अंक बनाने के लिए दूसरा अंक देखेंगे 5 से बड़ा है कि छोटा, तो ये 5 से बड़ा है, जब 5 से बड़ा है तो पहला वाला अंक क्या हो जाएगा, उसमें हम 1 जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा 2.6 गुणे, अब 10 की घात ये 38 है माइनस में, ये 10 की घात 9 प्लस में है, जब और आधार भी सेम है, जब आधार समान हो और घातों का चिन्ह विपरीत हो तो घट जाती है, तो 38 में 9 घटेगा, 38 में 9 घटेगा कितना बच जाएगा 29 बच जाएगा, माइनस का 29। ठीक है, अभी काम करते हैं 1.6 को लिख लेते हैं, गुणे ये 1.7 है, 1.7 है, 1.7 को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर पॉइंट को हटाएं तो ये 17 बन जाएगा, 17 गुणे 17, 17 गुणे 17 मतलब 17 का स्क्वायर कर लो, और 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है 289। ठीक है, और 289 आ गया तो दशमलव कितने के बाद 1 और 1 2 अंक बाद, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था तो 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, तो 200 कितना आ गया 2.89 गुणे। अब देखो यहाँ पे ये कितना 10 की घात 54 है, माइनस में ये कितना 10 की घात माइनस 11 है, तो ये क्या हो जाएगा, जब घातों का चिन्ह समान हो, आधार भी समान हो, तो घातों का चिन्ह समान हो तो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 10 की घात कितना जाएगा 54 में से 11 जोड़ेंगे, और 54 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ये हो जाएगा 66, 54 में 11 जोड़ना है कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ये क्या आ गया एफ ई अपान एफ जी आ गया। ठीक है, अब एफ ई अपान एफ जी थोड़ा सा और सरल करते हैं इसको, अब देखिए इसका पहले से गुणा कर लीजिए, 9 छक्का 54 की 4, हासिल कितना आ गया 5। ठीक है, और 9 दूनी 18 और 18 में 5 जोड़ दिए तो 23 हो गया, गुणे 10 की घात माइनस का 29 आ गया, बटे में अब ये 6.7 इसको रखते हैं, इसको थोड़ा सा इसके लिए काम करते हैं, जब इसके लिए काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसको 1 अंक बनाएंगे, और 1 अंक बनाने के लिए दूसरा अंक देखेंगे 5 से बड़ा है कि छोटा, तो 5 से बड़ा है, जब 5 से बड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे 1 बढ़ा लेंगे, तो बढ़ा लेंगे कितना हो जाएगा 2 दशमलव अभी 8 है तो कितना हो जाएगा 9, और ये 10 की घात माइनस 66 कहाँ है, बटे में है, और ये जब ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 10 की घात 66 प्लस में हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कितना आया होगा समझ में, और इतना आया होगा समझ में, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है गुड, तो चलिए इसको हटाते हैं फिर आगे बात करते हैं, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया एफ ई अपान एफ जी, कितना मिल गया बताइए, ये मिल गया हमें, पहले इसको लिख लेते हैं 23.4 गुणे, ये कितना है 10 की घात 29 है, ये कितना है 66 है, तो 66 में 29 घटाना है, 66 में 29 घटाना है, तो 66 में 29 ऐसे घटा लेंगे तो कितना मानेंगे 16, और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 7 16, 7 बचेगा, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा 37, तो 10 की घात कितना आ गया 37 आ गया। ठीक है, अरे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए कितना है 54 है, ये कितना है 11 है, तो 54 में 11 जोड़ेंगे तो 65 होगा, सॉरी यहाँ पे 65 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, 54 में 11 जोड़ना था ना, 54 में 11 जोड़ेंगे तो 65 ना होगा, और जब 65 में से 29 घटाएंगे तो यहाँ पे 65 हो जाएगा, हाँ तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 36 हो जाएगा, 10 की घात कितना हो जाएगा 36, इस पूरे के बटे में कितना आ गया 223.4 गुणे 10 की घात 36 बटे में 6.7 में गुणा कर लेना है 2.9 का, गुणा करें तो 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6 आ गया, 9 छक्का 54 6 60 हो गया, और 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1 2 छक्का 12 1 13 हो गया, जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 6 3 9 1, दशमलव कितने के बाद लगाना है 2 के बाद लगाना है, ये हो गया, तो कितना आ गया दशमलव के बाद 1 अंक रख लेते हैं बस। ठीक है, देखेंगे दूसरा अंक 5 से छोटा है तो बस उसे को उतार लेंगे, तो 19.4 आ गया, और ये कितना है 23.4 है, क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे और फिर काम करेंगे, दिमाग ऐसा लगाएंगे कि देखिए कितना है 223.4 है, और ये कितना 19.4 है, एक काम करेंगे 19 से पॉइंट से पॉइंट हटा लें, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है इसमें भी, दशमलव के बाद 1 अंक है इसमें भी, पॉइंट से पॉइंट 1 मिनट के लिए हटा लेते हैं। अब देखिए कितना बन गया 234 बन गया, ये कितना बन गया 194, और 234 लगभग किसके पास में है, 234 240 के ज्यादा पास में है कि 230 के ज्यादा पास में है, तो 230 के ज्यादा पास में है, और अगर इसको बात करें कि 194 किसके ज्यादा पास में है, 190 के ज्यादा पास में है कि 200 के ज्यादा पास में है, तो आप कहोगे 190 के ज्यादा पास में है, ज्यादा सन्निकट देख रहे हैं ज्यादा किसके पास में है, जैसे 234 है, 234 ज्यादा किसके पास में है 240 की 230, ये 234 ये किसके किसके ज्यादा पास में है 240 के या 230 के ज्यादा पास में है। ठीक है, तो 236 के ज्यादा पास में है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए 4 चाहिए, 4 निकालना पड़ेगा इससे, और यहाँ तक पहुंचने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 4 बड़ा है कि 6, तो 6 बड़ा ना है और 4 क्या है छोटा है, छोटे वाले तो ये ज्यादा पास में है। ठीक है, अब ये कितना है 194, और 194 200 के ज्यादा पास में है, 190 के पास में है, ये ज्यादा किसके पास में है 190 के ज्यादा पास में है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख लिया 230 बटा 190, इसको आपको रफ कार्य करना है ना इस तरह से। अब एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचा 23 बटा 19,
है ना? तो 19 से भाग दे देना है किसको? 23 को। जब भाग देंगे तो क्या एक बार चला जाएगा, 19 से कम 19, ठीक है? और अब घटाएँगे तो 13 में से 9 घटाएँगे तो कितना बचेगा? 4, और ये तो कैंसल हो गया। यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0 लग गया, तो 19 दूना 38, और जब 40 में 38 घटाएँगे 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, फिर 19 से कम 19, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर भाग जाएगा नहीं, 1 0 और लगाएँगे यहाँ पे, फिर 1 0 बढ़ाएँगे। तो ऐसा करके बस हम दशमलव के बाद 2 अंक तक रख लेते हैं, लेकिन 2 अंक बाद देखते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक तक देख रहे हैं कि ये क्या है, दूसरा अंक भी अगर दशमलव के बाद 2 अंक तक 1.21 आ रहा है, ठीक है? और दशमलव के बाद अगर हमें 1 अंक ही तक रखना है और 1 अंक ही तक रखना हो, तो दूसरा अंक देखेंगे 5 से बड़ा है कि छोटा? ठीक है, 5 से छोटा है, जब 5 से छोटा है तो इस वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.2 गुणे 10 की घात 36, ठीक है? तो कितना आ गया? अनुपात, देखिए अनुपात का मात्रक नहीं होगा क्योंकि हम समान राशियों का अनुपात निकाल रहे हैं, ये भी बल है, ये भी बल है, तो बल का मात्रक अगर हम देखें तो ये एफ ई है और ये एफ जी है, ठीक है? तो बल का मात्रक न्यूटन और इसका भी मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मात्रक नहीं होता है, तो बस ये है। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होगा, तो कितना आया था? 2.3 गुणे 10 की घात माइनस का 39 लगभग में आया था, ठीक है? और अब इसके पॉइंट के आगे पीछे 1-2 अंक करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है? और अगर ये पूछे कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होगा, तो 1.2 गुणे 10 की घात 36 होगा, ठीक है? ये चीज याद रखना है। आप चाहो तो आप यहाँ पे अतः लिख भी सकते हो कि अतः अतः दो प्रोटॉनों के मध्य मध्य लगने वाला लगने वाला या लगने वाले स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1.2 गुणे 10 की घात 36 लगभग होगा, ठीक है? ये आंसर है आपका। उम्मीद करता हूँ कि एक-एक फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने एक-एक कैलकुलेशन किया है, जोड़, गुणा, भाग, घटाना सब यहाँ पे किया है और लाइव वीडियो में किया है, आपके सामने किया है, ठीक है? कोई भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया है। तो बस ऐसे ही आपको भी सीखना है, ठीक है? हमें कैसे कैलकुलेशन करना है ना? जैसे देखिए 2 अंक बाद था, दशमलव के बाद 2 अंक था, 3 अंक था, तो हमने उसको क्या किया, 1 अंक तक व्यवस्थित किया। तो ऐसे करके आपको सीखना है ना? और सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो गड़बड़ी होता रहेगा। तो हमें सीखना है, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है और इसीलिए मैं एक-एक चीज़ को, एक-एक स्टेप को बताते हुए चल रहा हूँ, समझाते हुए चल रहा हूँ कि यहाँ पे हमने कैसे किया, हम यहाँ पे हमने कैसे किया है, ठीक है? तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं सिखा सकूँ, है ना? रटाऊँ नहीं, सिखा सकूँ। तो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, रटाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता भी नहीं कि आप रटिए, ये चाहता हूँ कि आप सीखिए, ठीक है? और आप सीखेंगे कब? जब किसी भी क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करेंगे, है ना? अपने तरीके से। अब यहाँ पे जो भी हमने जोड़, घटाना, गुणा, भाग किया है, ठीक है? उसको आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। ये नहीं कि जो मैंने जिस तरह से काटा है, जिस तरह से गुणा किया है, सेम उसी तरह से करें। तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सवाल ये पार्ट ए है, ठीक है? आज का जो क्वेश्चन था 1.3 उदाहरण नंबर 1.3 का, ये क्या था? पार्ट 1 था, क्योंकि इसमें पार्ट ए और पार्ट बी है, 2 क्वेश्चन है। हमने पार्ट 1 इस वीडियो में कंप्लीट किया है, पार्ट बी अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप सब अच्छे रहेंगे तो ही मैं अच्छा रहूँगा। तो ठीक है, बाय-बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।